मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में राइज आता है। देखिए, जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या कम होती है उससे एम्प्लॉयमेंट के लेवल में फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपके देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रीच करने के लिए, सबको रोजगार मिले ऐसा लेवल पर पहुंचने के लिए हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी देनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं स्टेप्स के बारे में, इन्हीं मेजर्स के बारे में बात करेंगे जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइज होती है। सबसे पहले है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दीजिए, ये हमारा पहला पॉइंट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ऐसा मानते थे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इलास्टिक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल कर जाएगी। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ठीक है ना, फिर लोग सोचेंगे कि हमको फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज क्यों लगानी है, सीधा सीधा बैंक में पैसा डालो क्योंकि ब्याज ही काफ़ी मिल जाना है, ब्याज को खाओ, आराम की ज़िंदगी जियो। तुमको इन्वेस्ट करने की, तुमको फैक्ट्री लगा के रोज़गार बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, सब लोग ब्याज का पैसा ही खाएंगे। पहले कीन्स ने सजेस्ट किया था कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं, सेंट्रल बैंक सरकार जो है, उनको जानबूझकर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इसलिए कीन्स ने पहले ये सजेस्ट किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखिए ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन अपनी जनरल थ्योरी में कीन्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतनी महत्वता नहीं दी है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी है उसको, प्राइमरी इंपॉर्टेंस उन्होंने दी है इनकम को। कीन्स ने अपनी जनरल थ्योरी में कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम इलास्टिक है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब हम वो कारण देखेंगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के ऊपर आधारित है, इट इज़ इनकम इलास्टिक। पहला पॉइंट है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे नहीं जा सकता। एक लिमिट है, उस कम से कम भी कितना होगा, वो उस लिमिट से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस आ जाती है। लोग जो हैं वो कैश को अपने पास रखना चाहते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ हो जाए, इमीडिएटली खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाए, आपको पैसा हाथ में होना चाहिए। अगर आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको पैसा होना चाहिए। लोग स्पेकुलेशन के लिए भी अपने पास रखते हैं। तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कारण है, इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बिलो पर्टिकुलर लिमिट के नहीं जा सकता। एक लिमिट के बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक यूनिट और कैपिटल लगाने से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना अफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसीलिए कहा जाता है कि जब डिप्रेशन होता है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाता है, लेकिन इंटरेस्ट के फॉल करने पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर आधारित है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न कितना आएगा, इसको कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसके ऊपर आधारित है। इसलिए हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनकम का इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मेजर इज रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अगर हमारे पब्लिक के ऊपर टैक्सेस का बोझ है, उनको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी।
क्योंकि ज़्यादा बर्डन होगा ना टैक्सेस का तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल करेगी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतना पैसा लगाकर मुझे कितना पैसा वापस, कितना रिटर्न आएगा। अगर मुझे इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा तो मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, कम होगी तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी ही करेगी। तो हो सकता है कि हम टैक्स को कम कर दें, टैक्स को कम कर दें ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस सोच के साथ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के पहलू को देखकर अगर हमने टैक्स कम कर दिए। लेकिन अगर टैक्स कम करेंगे तो सरकार का जो आमदनी है वो गिर जाएगी। जब सरकार का रेवेन्यू गिर जाएगा तो सरकार खर्चा कहाँ से करेगी, खर्चा भी कम करेगी। जब खर्चा कम होगा तो इफेक्टिव डिमांड फॉल करेगी। जब डिमांड ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट भी डाउन आ जाएगी। इसलिए अगर टैक्सेस कम करने हैं तो आपको कुछ और तरीका देखना पड़ेगा जिससे सरकार की आमदनी बढ़ती रहे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना गिरे। टैक्स कम करने से सरकार का रेवेन्यू ना गिरे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा सकते हो, लग्जरी गुड्स के, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिए ताकि नॉर्मल इनकम टैक्स कम करने पर भी सरकार की रेवेन्यू ना कम हो। उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ जो जिनके पास इनकम तो है लेकिन वो सारा का सारा पैसा अपने ऊपर खर्च रहे हैं, कंजम्पशन पर खर्च रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो टैक्सेस जो हैं वो इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं कि जो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाओ। ऐसा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी ताकि लोग टैक्स को बचाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ वेज कट। इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ा सकते हैं अगर हम रियल वेज को कम कर दें। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि आप मनी वेजेस को कम कर दीजिए। जब आपकी तनख्वाहें जो हैं वो आपने कम देनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो इतना पैसा तो उसको मजदूरी में देना पड़ेगा। तो मनी वेजेस को कम कर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मजदूरी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स को आप एक इंड्यूसमेंट दे रहे हो कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें। कीन्स ने इस थ्योरी के खिलाफ बोला है, उन्होंने इस थ्योरी को माना नहीं है। कीन्स कहते हैं कि अगर आपने मजदूरी, मेहनताना, मनी वेज कम किया तो लेबर की इनकम कम हो जाएगी, मजदूरों के पास कम पैसा होगा, जिससे इफेक्टिव डिमांड गिर जाएगी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगा। तो वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की इस वेज कट की थ्योरी से सहमत नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको रियल वेज कम ही करनी है ना तो प्राइस लेवल को बढ़ा दो, प्राइस लेवल को बढ़ा देना चाहिए। तो बात यह है कि रिड्यूस रियल वेज और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अपनी सोच है और कीन्स की जो है वो अपनी सोच है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। 3 तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला है सरकार को सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, सब लोगों के एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, मेडिसिन पे सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। सरकार को पब्लिक वर्क्स, रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए और इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स, इस तरह का खर्चा जो है सरकार बढ़ाए। जब सरकार इस तरह का खर्चा बढ़ाएगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट इज द प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। कुछ ज़रूरत की चीज़ें जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सम एसेंशियल गुड्स जो हैं वो सरकार को खरीदने चाहिए और फिर आम मार्केट में बेचने चाहिए ताकि सरकार बढ़ी हुई कीमतों पर वो इसेंशियल गुड्स ना बेचे। एक सीमित प्राइस पर भी, जो दाल, चावल और आपका आटा है, वो उसका प्राइस जो है वो कंट्रोल के अंदर रहे ताकि सरकार जो है वो डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में ला सके। अगर सरकार ये राशन बेचेगी तो वो एक मिनिमम प्राइस को ध्यान में रखते हुए बेचेगी, उसका प्राइस बढ़ाएगी नहीं। अगर नॉर्मल लोग बेचेंगे तो उसका प्राइस वो बढ़ाकर बेचेंगे। तो सरकार को आगे आना चाहिए और ये जो इसेंशियल गुड्स है, खान पीन का सामान है, वो उसको बेचना चाहिए एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर।
जब प्राइसेस ऑफ द गुड्स गिर जाते हैं तो सरकार को ये एसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीद कर स्टॉक कर लेना चाहिए। तो जब वो खरीद लेगी तो गिरते हुए प्राइसेस अपने आप चेक हो जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में तो गवर्नमेंट को जो उसने यहाँ सामान खरीदा था वो अनलोड कर देना चाहिए और मार्केट में बेच देना चाहिए, जिससे राइजिंग जो प्राइसेस बढ़ रहे थे वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सरकार चाहे तो गिरते हुए प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकती है और बढ़ते हुए प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। अगर सरकार प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी तो हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगा। सरकार को ओपन मार्केट में ये रोजमर्रा का सामान बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज मतलब एक ही दुकानदार, एक ही मैन्युफैक्चरर एक सामान का है, पूरे देश में उसके अलावा और कोई वो सामान बना ही नहीं रहा। तो इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो मोनोपोलिस्टिक ये जो ट्रेंड है ये ख़त्म करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक पेस्ट चाहिए तो वो पेस्ट आपको मार्केट में जाकर सब जगह मिल जाएंगे, आपको कोलगेट मिलेगा, क्लोजअप मिलेगा, पेप्सोडेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा एज्यूम कीजिए कि बस एक ही टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है। जब और कोई कंपनी ही टूथपेस्ट नहीं बना रही, सिर्फ एक ही बना रही है, तो वो मनचाहा प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। तो ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिशन को बंद करना चाहिए। जब ज़्यादा फर्म्स मार्केट में उसी सामान को बनाने के लिए आएंगी तो न्यू फर्म्स आएंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च। सरकार को रिसर्च के ऊपर जो है बहुत सारा पैसा खर्चना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स आगे आएंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा और इन्वेस्टर्स को ये बढ़ोतरी मिलेगी कि वो और इन्वेस्ट करेंगे, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। रिसर्च एक्टिविटीज़ जो सरकार की हैं उसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा सब इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, सब इन्वेस्टर्स को ओपन होना चाहिए ताकि वो उस रिसर्च एक्टिविटी का फ़ायदा उठाएं, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। नेक्स्ट इज पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है? कभी कभी हम डिप्रेशन के दौरान देखते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही, क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है तो लोग अपना पैसा खर्च ही नहीं रहे, इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल लाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, ये शो करने के लिए कि नहीं, डिप्रेशन को हम दूर कर रहे हैं और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी आगे आएंगे। द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है इस दौरान ताकि हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, इसको बोला जाता है पंप प्राइमिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डिजाइंड टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, वो खर्चा जो सरकार करती है डिप्रेशन के दौरान, क्यों करती है? ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, वो होता है पंप प्राइमिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द अजम्पशन कि ये अज्यूम किया जाता है कि थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन के समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई है और उसको पूरा करने के लिए, मार्केट को बैलेंस में लाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो पंप प्राइमिंग इन्वेस्टमेंट को दो तरह बढ़ाता है। जब सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, वो क्या करती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार बैंक से पैसा बोरो करती है, उधार लेती है। तो जो पैसा कैश आइडल पड़ा था, बेकार पड़ा था बैंक के पास, वो सरकार ने बोरो कर लिया। उससे क्या होगा कि बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए बैंक के पास पैसा पड़ा है, बैंक ने वो सारा का सारा पैसा तो सरकार के हाथ में नहीं रख देना ना, उसके अकाउंट में शिफ्ट करना है। सरकार ने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना है, उस पैसे से बैंक ने क्रेडिट क्रिएट करना है, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई सरकारी खर्चे से एग्रीगेट इनकम बहुत गुना बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो काम में आ जाएगा, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। सरकारी खर्चा करने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, उससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी और इससे पंप प्राइमिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और डिप्रेशन के दौरान भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पहले सरकार खर्चा करेगी, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लग जाएगी। हमारा आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से बताया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।